अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 20 से, जिसका तर्जमा है, करीब है कि बिजली उचक ले इनकी आँखें, जब चमकती है इन पर तो चलने लगते हैं इसकी रोशनी में, और जब अंधेरा होता है तो खड़े रह जाते हैं, और अगर चाहे अल्लाह तो ले जाए इनके कान और आँखें, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। आज के हमारे फर्स्ट एडिटोरियल का टाइटल है प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी। अगेन ये एडिटोरियल जुडिशल इशूज़ से रिलेटेड है। आज के एडिटोरियल में हम देखेंगे किस तरह से जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को प्रमोट किया गया था सिंध के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख को इग्नोर करके। इसी तरह से एक और डेवलपमेंट हुई है अदलिया में, जिसमें आयशा मलिक को, जो कि सीनियरिटी पे चौथे नंबर पे हैं, उनको प्रमोट कर दिया गया है जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के तौर पे। तो जो उनसे सीनियर जजेस हैं, जिनमें हाई कोर्ट्स के चीफ भी शामिल हैं, उनके यहाँ पे नाम भी मेंशन हैं, जो कि आप स्टडी कर सकते हैं करंट अफेयर के पर्पज़ के लिए। उनके साथ ये ज़्यादती है क्योंकि सीनियरिटी से हट के उनको प्रमोट कर दिया गया है। अगरचे उनकी प्रोफाइल अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान में जो प्रमोशन का क्राइटेरिया है वो फिक्स नहीं है। ना तो ये मेरिट बेस है और ना ही ये सीनियरिटी बेस है। इस ज़ुमरे में आज हम ये तीसरा एडिटोरियल स्टडी कर रहे हैं जो कि जुडिशल इशूज़ से रिलेटेड है। इसलिए अगर अब जुडिशल इशूज़ पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईज़िली टैकल कर पाएंगे। तो नेक्स्ट एडिटोरियल में जाने से पहले हम देख लेते हैं कि जो बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है नईम अख्तर अफ़गान। KPK के जस्टिस का नाम है कैसर राशिद ख़ान। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस का नाम है मोहम्मद अमीर भट्टी। इसी तरह से सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हैं अहमद अली शेख, और इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, ग्रीन कलर में हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, एक्वा कलर में डिस्कोर्स मार्कर हैं, येलो कलर में हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के जो मीनिंग हैं उनको लर्न करने की कोशिश करेंगे, और रेड कलर में पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आप खुद से ये एडिटोरियल स्टडी करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से खान वर्चुअल एकेडमी की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप पे तमाम एडिटोरियल हाईलाइटेड फॉर्म में आपको अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट एडिटोरियल भी हमारा इंतहाई अहम है, और ये एडिटोरियल रिलेट कर रहा है इकॉनमी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इस एडिटोरियल में गो थ्रू करने से पहले कि लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी होता है एक्सटेंड टू विच द करंट एसेट्स ऑफ ए कंपनी इन वेरियस फॉर्म्स कवर इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। इसी तरह से अगर हम ग्लोबल लिक्विडिटी की बात करें तो वो होता है सम ऑफ नैरो मनी क्रिएटेड बाय सेंट्रल बैंक्स एंड इंटरनेशनल रिजर्व्स विद इन एडवांस्ड इकॉनमीज़। तो इसके लिए अगर हम मेजर्स की बात करें तो वो होती है कि ये होता क्या है लिक्विडिटी, बेस मनी एंड ब्रॉडर मनी एग्रीगेट्स सेंट्रल बैंक एसेट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, और जो दूसरे ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं एज ए परसेंटेज ऑफ GDP, इनको हम लिक्विडिटी कहते हैं। आगे जब हम एडिटोरियल में चलेंगे तो वहाँ पे हम बूस्ट एंड बस्ट साइकिल के बारे में भी स्टडी करेंगे कि ये क्या होता है। मज़ीद इस एडिटोरियल में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि आप अपने पास जॉट डाउन कर सकते हैं, ताकि जब आप अपने आर्गूमेंट्स दे रहे हों तो उनको ये रीइंफोर्स करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए आपके काम आ सकें। लास्ट एडिटोरियल भी आज का अहम है जो कि एजुकेशन सिस्टम के मुतल्लिक है। अच्छा, अगर हम ऐसे की बात कर लेते हैं तो आप अगर प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा के देखें, इसको हमने पहले भी डिटेल से डिस्कस किया था कि ऐसे जो है वो एजुकेशन के टॉपिक पे, जेंडर के टॉपिक पे, पॉलिटिक्स के टॉपिक पे, और इसी तरह से कोटेशन भी ज़रूर होती है। तो ये 5-6 टॉपिक्स हैं जो कि मेन थीम होते हैं, और उससे उसको चेंज करके दे दिया जाता है। लाइक के अगर हम जेंडर की बात करें तो एक ऐसे आया था जेंडर इक्वलिटी इज़ ए मिथ। इसी तरह से एक दूसरा ऐसे आया था वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, और इसी तरह से जेंडर पे आप देखें तो डिफरेंट किस्म के एसेस आते रहते हैं। इसी तरह से एजुकेशन पे भी मुख्तलिफ उनका सिनेरियो चेंज करके आपसे पूछ लिया जाता है, और सेम गोज़ फॉर पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड डेमोक्रेसी। तो आज के इस सिस्टम में हम देखेंगे कि क्या फ्लॉज पाए जाते हैं हमारे एजुकेशनल सिस्टम में, कुछ एग्जांपल लेंगे, कुछ जो चीटिंग्स पकड़ी गई हैं, और हम किस तरह से एक अनएथिकल नेशन हैं, और हम किस तरह से इन एग्ज़ाम में चीटिंग करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि जो टीचर्स और इन्विजिलेटर्स हैं वो भी इस क्राइम में बराबर के शरीक होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एडिटोरियल से, प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्रीज हिस्ट्री, मुल्क की तारीख में पहली मरतबा ए वुमेन जज इज़ सेट टू बी एलिवेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट। एक खातून जज को प्रमोट किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। प्रियर टू दिस, इससे पहले एन इनविजिबल बैरियर, एक ऐसी हर्डल ऑब्स्टेकल बैरियर था जो कि नज़र नहीं आता था, औरतों के लिए था ये ख़ास तौर पे बैरियर हायर जुडिशरी में। बट विद द नॉमिनेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस आयशा मलिक,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस के तौर पर आयशा मलिक की नॉमिनेशन की गई है, हुज प्रोफेशनल एक्सीलेंस हैज़ बीन लॉडेड इन लीगल सर्कल्स एंड बियॉन्ड। जो उनकी प्रोफेशनल एक्सीलेंस है उसकी तारीफ, प्रेज, कमेंट किया गया है उसको कानूनी हलकों में और इससे आगे भी। इट अपेयर्स दैट जुडिशल ग्लास सीलिंग विल फाइनली बी शैटर्ड। ऐसा नज़र आता है कि जो जुडिशल अदलिया की सीलिंग थी कि औरतों को आगे प्रमोट ना किया जाए, वो फाइनली बिखर जाएगी, शैटर हो जाएगी। इंडीड आवर जुडिशल सिस्टम शुड बी मोर इंक्लूसिव। यहाँ पे आप देख रहे हैं डबल कॉमाज हैं, डबल कॉमाज फ्लो ऑफ सेंटेंस को मेंटेन रखते हैं। हमारा अदलिया का निज़ाम ज़्यादा इंक्लूसिव होना चाहिए, यानी कि इसमें तमाम हलकों को शामिल किया जाना चाहिए। एंड इट हैज़ माइल्स टू गो, और इसको भी तवील रास्ता तय करना है बिफोर इट कैन करेक्ट द सीरियस जेंडर इम्बैलेंसेस इट कंटेन्स। इससे पहले कि जो जेंडर के तजाद पाए जाते हैं, इम्बैलेंसेस पाए जाते हैं, उसको ये दुरुस्त कर सके। But Justice Malik's elevation from High Court to top courts means that he has superseded other judges. लेकिन जस्टिस मलिक को जो प्रमोट किया गया है लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, इसका मतलब ये है कि उन्होंने सुपरसीड किया है, बाईपास किया है, टेक ओवर किया है, सब्स्टिट्यूट रिप्लेस किया है दूसरे जजेस को। मच लाइक द एलिवेशन ऑफ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ऑफ सिंध हाई कोर्ट, जिस तरह से प्रमोट किया गया था जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को सिंध हाई कोर्ट से, इसको हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल से स्टडी भी कर चुके हैं। जस्टिस मलिक्स अपॉइंटमेंट टू हैव बीन क्वेश्चन, जस्टिस मलिक की जो अपॉइंटमेंट है उसको भी क्वेश्चन किया गया है। यहाँ पे फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करके बताया गया है कि ये एक ऐसी अपॉइंटमेंट है जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की हो या फिर आयशा मलिक की, जो कि असूलों के ख़िलाफ़ है, जो कि सीनियरिटी के बनाए गए हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये तज़ाद को जन्म देती हैं। Ironically, सितम ज़रीफ़ी ये है कि द फ्लाउटिंग ऑफ दिस प्रिंसिपल हैज़ बीन प्रिवेंटेड वुमेन फ्राम राइजिंग इन जुडिशल रैंक्स इन द फर्स्ट प्लेस। ये जो ओपनली डिसरिगार्ड किया जाता था, इनकार किया जाता था असूलों का, इन्होंने पहले भी औरतों को प्रमोट होने से रोका है जुडिशल हाई रैंक्स में। हैड इट नॉट बीन डिसरिगार्डेड, अगर इन असूलों को डिसरिगार्ड ना किया गया होता, इग्नोर ना किया गया होता, देयर वुड हैव बीन ए वुमेन चीफ जस्टिस इन द लाहौर हाई कोर्ट। एक वुमेन चीफ जस्टिस होती लाहौर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट की जज भी होती 2002 और 2003 में। इंस्टेड बजाय इसके उनका नाम था जस्टिस फ़खरुन्निसा खोकर, उनको बाईपास किया गया था और दूसरे जजेस को एलिवेट कर दिया गया था। इफ़ द प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी वाज एडहियर टू, अगर ये जो असूल है सीनियरिटी का इससे एडहियर किया जाता, जस्टिस मलिक वुड हैव मेड हर वे टू टॉप पोजीशन इन लाहौर हाई कोर्ट एंड देन टू सुप्रीम कोर्ट इन ड्यू कोर्स। तो जस्टिस मलिक सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच सकती थी और लाहौर हाई कोर्ट की टॉप पोजीशन पे भी पहुंच सकती थी एप्रोप्रिएट टाइम पे, ड्यू कोर्स में, मुनासिब वक्त पे। एट प्रेजेंट अगर हम हाल की बात करें, शी रैंक्स 4th इन सीनियरिटी एट लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट में उनका सीनियरिटी में 4था नंबर है। एंड हर अपॉइंटमेंट मीन्स दैट ए नंबर ऑफ मोर सीनियर जजेस फ्राम अदर हाई कोर्ट्स टू हैव बीन बाईपास्ड। और उनकी अपॉइंटमेंट का ये मतलब है कि लाहौर हाई कोर्ट में तो उन्होंने 3 जजेस को बाईपास किया ही किया है, लेकिन जो दूसरी कोर्ट्स हैं वहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारे जो सीनियर जजेस हैं उनको बाईपास किया है। फॉर इंस्टेंस डैश है, फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक होगा, डिस्कोर्स मार्कर्स भी है। द चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट एंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने बाईपास किया है जो सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हैं अहमद अली शेख उनको, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला को भी। इट इज़ अनक्लियर वाई द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ ओवरलुक्ड दीज जजेस। ये अभी वाजे नहीं है कि जेसीपी ने, यानी कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्यों इग्नोर किया है, ओवरलुक, नेगलेक्ट किया है इन जजेस को। बट इट इज़ एविडेंट दैट द प्रोसेस वाज नॉट फॉलोड। लेकिन ये वाजे है कि ये जो प्रोसेस है प्रमोशन का, एलिवेशन का, इसको फॉलो नहीं किया गया। अगेन डबल डैशेज हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक होगा। विच इज़ डिज़ाइन टू रूल आउट आर्बिट्रेरी सिलेक्शन, और ये प्रोसेस बनाया गया था ताकि जो गैर मुनसिफाना सिलेक्शन होती है इसको रूल आउट किया जा सके। इट रिफ्लेक्ट्स ए सिमिलर ट्रेंड दैट हैज़ केप्ट द अपर एचिलॉन्स ऑफ जुडिशरी आउट ऑफ रीच ऑफ वुमेन जजेस। ये जो ट्रेंड चल रहा है ये रिफ्लेक्ट करता है, अक्कासी करता है कि जो अपर रैंक है, ग्रेड एचिलॉन्स हैं जुडिशरी ने, कि उन्होंने वुमेन जजेस को आउट ऑफ रीच रखा है। वंस अगेन, एक मरतबा फिर से, देयर इज़ नो डाउट द जस्टिस मलिक इंजॉयज़ फाइन रेपुटेशन एज ए जज। इसमें कोई शक नहीं है कि जस्टिस आयशा मलिक जज के तौर पे उनकी जो शोहरत है वो बहुत अच्छी है। बट एन आउट ऑफ रीच, आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट, लेकिन उनकी जो अपॉइंटमेंट की गई है ऐसे वक्त पे जब उनकी बारी नहीं थी, कैन हार्डली बी ए विन फॉर द जुडिशरी। ये अदलिया के लिए फ़तह नहीं हो सकती।
नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। मेरिट एज वी हैव प्रीवियसली नोटेड, मेरिट जिसको हमने पहले भी नोट किया है, इज़ द बेस्ट क्राइटेरियन इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स के लिए ये सबसे बेहतरीन क्राइटेरिया है। हाउएवर फॉर दैट, लेकिन इसके लिए द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, ये जो सिलेक्शन का अमल है इसको शफाफ होना चाहिए, एंड क्लियरली डिफाइंड, और इसको डिफाइंड भी किया जाना चाहिए, एंड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स क्लोजली एडहियर्ड टू सो दैट देयर इज़ नो रूम फॉर कन्फ्यूजन एंड कंट्रोवर्सी, और जो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स हैं उनसे भी एडहियर किया जाना चाहिए ताकि कन्फ्यूजन के लिए और तजाद के लिए कोई जगह बाकी ना रह जाए। तो ये जो जजेस का प्रमोशन का या फिर इनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया है ये बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस है, इसलिए जो पाकिस्तान की जुडिशरी है, अदलिया है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही। और कुछ की जो इसकी वाज़ेह मिसालें हैं डिवीज़न विद इन हैं, उसको हमने स्टडी भी कर लिया है डिटेल के साथ 3 एडिटोरियल्स में। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी। इस एडिटोरियल में गो थ्रू करने से पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म थी, लिक्विडिटी, ग्लोबल लिक्विडिटी, इनको हम स्टडी कर चुके हैं, तो हम ये एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ नो स्ट्रिंग अटैच्ड फंड्स ऑफ $2.8 बिलियन फ्राम दी IMF की जानिब से $2.8 बिलियन के ट्रांसफ़र जो है फंड्स ट्रांसफ़र किए जाने हैं इस मंथ के आखिर पे, और उसके साथ कोई भी शराइत कंडीशंस अटैच नहीं हैं। तो ये क्या करेगा, विल बोल्स्टर पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये बूस्ट करेगा, रीइंफोर्स, स्ट्रेंथन करेगा पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व को एट ए टाइम व्हेन द रुपी इज़ अंडर प्रेशर, एक ऐसे वक्त पे जब रुपी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। द न्यू IMF डॉलर्स बीइंग क्रेडिटेड टू द लेंडर्स मेंबर फ्रॉम द रिसेंटली अप्रूव्ड एलोकेशन ऑफ 650 बिलियन टू बूस्ट ग्लोबल लिक्विडिटी। तो IMF ने ये अप्रूव किए हैं कि वो $650 बिलियन एलोकेट करेगा जो इनके मेंबर हैं उनको, ताकि ग्लोबल लिक्विडिटी को इन्हेंस किया जा सके, बूस्ट किया जा सके एक ऐसे वक्त पे जो जबकि बहुत ज़्यादा तबाहकुन पेंडेमिक फैली हुई है तमाम दुनिया में। ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा, मदद करेगा कि पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट्स हैं एक्सपेंसिव या महंगे कमर्शियल लोन्स की, उनको मॉडरेट कर सके ताकि ये अपने फिनांसिंग जो नीड्स हैं अगले साल की या इस साल की उसको मीट कर सके। बट इफ़ फिनांस मिनिस्टर शौकत तरीन वांटेड टू सेंड ए मैसेज टू द मार्केट टू काम इट एंड ईज प्रेशर ऑन एक्सचेंज रेट, लेकिन अगर फिनांस मिनिस्टर शौकत तरीन मार्केट में ये मैसेज भेजना चाहते थे कि वो पुरसकून रहें और ये उनके ऊपर जो प्रेशर है एक्सचेंज रेट का वो कम हो जाएगा, और उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी थर्सडे को, तो इसने काम नहीं किया। द रुपी कंटिन्यूज टू बी ट्रेडेड एट द 10-month हाई ऑफ 164 टू $1। रुपी को ट्रेड किया जा रहा है जो 10 महीने में सबसे ज़्यादा हाई रेट है, यानी कि अब डॉलर टू PKR जो रेट चल रहा है वो 164.40 है। इट हैज़ बीन वीकनिंग सिंस मे, ये मई से वीक हो रहा था, और इसकी वीक होने की वजह क्या थी, क्योंकि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो वाइडन हो रहा था। अब देखें करंट अकाउंट डेफिसिट के वाइडन होने की रीज़न क्या थी, राइजिंग इंपोर्ट्स थी, इंपोर्ट्स बढ़ रही थी, और जो कर्ज़े हमने लिए हुए थे उनको रीपे भी करना था। यानी कि अगर आप इस सेंटेंस को समझें तो जो मेन चीज़ थी डॉलर के ऊपर जाने की वो क्या थी, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, खसारा जो है वो बढ़ रहा था, और करंट अकाउंट डेफिसिट खसारा बढ़ने की वजह ये थी कि इंपोर्ट्स बढ़ रही थी और जो हमने कर्जे लिए हुए थे उनकी रीपेमेंट्स भी करनी थी। द करंट अकाउंट सरप्लस अचीव्ड इन फिस्कल ईयर 21 टर्न्ड इनटू ए डेफिसिट ऑफ $1.8 बिलियन। हमने देखा फिस्कल ईयर 21 में करंट अकाउंट सरप्लस में था और फिर अब वो डेफिसिट में, खसारे में तब्दील हो गया, और वो खसारा कितना है, $1.8 बिलियन का इस साल के आखिर पे। द स्टेट बैंक एस्टिमेट्स ऑफ करंट अकाउंट गैप ब्रॉडनिंग बाय 2 to 3% ड्यूरिंग द ऑनगोइंग फिस्कल ईयर। स्टेट बैंक ने यह तखमीना लगाया था कि करंट अकाउंट का जो गैप है ये ब्रॉडन होगा, वाइडन, इंक्रीज़ होगा 2 से 3% जो ऑन गोइंग कंटिन्यूइंग फिजिकल ईयर है, फिनंशियल ईयर है, उसमें एज द गवर्नमेंट पुशेस फॉर हायर GDP ग्रोथ, क्योंकि गवर्नमेंट पुश कर रही है ज़्यादा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ग्रोथ के लिए। एंड विद द IMF प्रोग्राम बीइंग इन रिसेस ओवर डिफरेंसेस ऑन बजट स्ट्रेटजी, और IMF का जो प्रोग्राम है वो भी ब्रेक पे है क्योंकि डिफरेंसेस हैं, इख्तलाफात थे गवर्नमेंट के और IMF के बजट स्ट्रेटजी पे, हिकमत अमली पे। द मार्केट इज़ एंटिसिपेटिंग द एक्सचेंज रेट टू वीकन फर्दर, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो एक्सचेंज रेट है ये मज़ीद कमज़ोर होगा। एज़ प्रीवियसली, अगर हम माजी में देखें, इकनॉमिक ग्रोथ मोमेंटम एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी आर आल्सो बीइंग सपोर्टेड बाय इंपोर्ट्स। जो मईशत की ग्रोथ मोमेंटम होता है और इंडस्ट्री की रिकवरी होती है, इसको सपोर्ट किया जाता है इंपोर्ट से, विच आर मोर दैन डबल द एक्सपोर्ट्स इन द लास्ट फिस्कल,
जो कि डबल से भी ज़्यादा हैं जो हमने एक्सपोर्ट्स की थी, बरामदात की थी। द ट्रेंड कंटिन्यूज़, ये ट्रेंड जारी है। विद द ट्रेड डेफिसिट, अच्छा ऐसा तब क्या होता है जब इंपोर्ट्स बढ़ जाएं और एक्सपोर्ट्स कम हों, तो जो तिजारत का खसारा है, ट्रेड डेफिसिट है, ये भी बढ़ जाता है। और ये बड़ा है, बैलून किया है इसने 81.4%, जो कि तकरीबन $3 बिलियन बनता है जुलाई में। डिस्पाइट फेयर्स ऑफ रिन्यूड प्रेशर ऑन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बावजूद इसके कि खौफ पाया जाता है कि फॉरेक्स रिजर्व पे प्रेशर होगा, फंडेड ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स थ्रू एक्सपेंसिव बोरोइंग्स फ्राम द कमर्शियल सोर्सेज, जिसको फंड किया जा रहा था पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा महंगे लोन लेके कमर्शियल सोर्सेज से। स्टेट बैंक के गवर्नर हैं रजा बाकर, वो कॉन्फिडेंट हैं, पुरएतमाद हैं दैट द प्रेजेंट इकोनॉमिक रिकवरी विल बी अकम्पेन्ड बाई एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी, कि अब जो मईशत की रिकवरी होगी उसके साथ साथ जो एक्सटर्नल सेक्टर है वो भी मुस्तहकम हो जाएगा। He has repeatedly discounted fears of boom and bust cycle, उन्होंने डिसरिगार्ड किया है जो खौफ पाया जाता है बूम एंड बस्ट साइकिल का। ये होता है अल्टरनेटिंग फेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिक्लाइनिंग टिपिकली फाउंड इन मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज, यानी कि इकानमी ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, तो ये कम बैक कर सकता है बूस्ट एंड बस्ट साइकिल। तो उन्होंने इस बात से इनकार किया है स्टेट बैंक के गवर्नर रजा बाकर ने। सेइंग द करंट अकाउंट डेफिसिट शुड बी काज फॉर कंसर्न, कि उन्होंने ये कहा कि जो करंट अकाउंट का खसारा है ये सिर्फ उस वक्त तशवीश की बात होनी चाहिए जब रिजर्व्स में डिप्लीशन होगी, फॉरेन रिजर्व्स में, विच आर सफिशेंट टू सपोर्ट ए मॉडरेट GDP एक्सपेंशन ऑफ 4% to 5%, जो अभी के लिए काफ़ी हैं कि वो GDP की एक्सपेंशन जो कि 4 से 5% है उसको सपोर्ट कर सकें। ही इज़ आल्सो नॉट वरीड अबाउट द वीकनिंग एक्सचेंज रेट, और जो एक्सचेंज रेट डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है वो उसके बारे में भी परेशान नहीं है। कॉलिंग इट नेचुरल व्हेन द करंट अकाउंट डेफिसिट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, उन्होंने कहा है कि ये कुदरती है जब करंट अकाउंट का खसारा बढ़ता है तो जो एक्सचेंज रेट है ये भी कमज़ोर होता है और डॉलर की कीमत ऊपर चली जाती है। इंडीड, बेशक द कंट्रीज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर एट ए कम्फर्टेबल लेवल, पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो एक कम्फर्टेबल लेवल पे हैं अभी के लिए। एंड द प्रोजेक्टेड करंट अकाउंट डेफिसिट फॉर द ईयर्स रिमेन्स मैनेजेबल, और जो करंट अकाउंट का खसारा है इस साल के लिए वो मैनेजेबल है फिनंशियल नीड्स के साथ। मिस्टर रजा बाकर ने कहा है मोर देन फुली मेट, के इन रिक्वायरमेंट्स को मेट किया जा सकता है। नेवरदीलेस, इसके बावजूद द रुपीज़ एक्सपेक्टेड टू रिमेन अंडर प्रेशर, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि रुपये के ऊपर प्रेशर बरकरार रहेगा, क्योंकि जो प्रोजेक्शंस हैं इंपोर्ट्स की, दरामदात की, वो सर्च कर रही हैं, एस्केलेट कर रही हैं, बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से पिछले साल की निस्बत, जितनी कि डोमेस्टिक डिमांड थी फूड के लिए, मशीनरी, रॉ मटेरियल्स के लिए, और ये जो फ्यूलिंग प्राइसेस हैं और इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसको मज़ीद इंक्रीज़ कर रही हैं। द सस्टेनेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स पुश फॉर ग्रोथ विल कंटिन्यू टू बी क्वेश्चन, जो पायदारपन है गवर्नमेंट की पुश पॉलिसीज़ का ग्रोथ के लिए, उस पर सवाल पैदा होते हैं और डाउट्स पैदा होते हैं कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल स्टेबिलिटी अचीव की जा पाएगी या नहीं की जा पाएगी, अनलेस इट इज़ एबल टू नैरो दी ट्रेड डेफिसिट, जब तक ये इस काबिल नहीं होते कि तिजारत के खसारे को कम कर पाएँ। एंड कन्विंसिंग फॉरेन पार्टीज़ टू इन्वेस्ट हैविली इन द कंट्रीज़ फ्यूचर, और जो गैर मुल्की पार्टीज़ हैं उनको राज़ी कर पाएँ कि वो बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें। डबल डैशेज हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक करके बताया गया है ट्रेड डेफिसिट के बारे में, नॉट बाई कर्बिंग डिमांड बट बाई बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स। ट्रेड डेफिसिट को इस तरह से कम नहीं करना कि आप जो डिमांड है इंपोर्ट्स की उनको ही ख़त्म कर दें, बल्कि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करना है ताकि जो ट्रेड डेफिसिट है, तिजारत का खसारा है, उसको कम किया जा सके। लास्ट एडिटोरियल है हमारा चीटिंग इन एग्ज़ाम। वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ए साउंड एजुकेशन सिस्टम इज़ द इंटेग्रिटी ऑफ इट्स एग्जामिनेशन सिस्टम। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है या कोई भी एजुकेशन सिस्टम है उसका अहम फीचर पहलू क्या होता है कि उसके जो इम्तिहानात होते हैं उसमें इंटेग्रिटी पाई जाए। इंटेग्रिटी होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, पाकिस्तान फेल्स टू द टेस्ट, इस टेस्ट में पाकिस्तान नाकाम हो जाता है। कॉलन है, प्रीवियस सेंटेंस को एक्सप्लेन करेगा, और यहाँ पे बताया गया है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे रिपोर्टेड इंस्टेंसेस, इवेंट्स होते हैं जहाँ पे दोनों स्टूडेंट्स और टीचर, इन्विजिलेटर्स रिजॉर्ट करते हैं, टर्न और अडॉप्ट करते हैं अनफेयर मीन ऑफ टेस्टिंग कोर एग्ज़ाम को। द इशू ऑफन कम्स अंडर द स्पॉटलाइट ड्यूरिंग द मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, और ये जो इशू है हमेशा लाइमलाइट में आता है जब मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम होते हैं। दैट आर रिमाइंडर ऑफ हाउ डिक्रैपिड आवर एजुकेशन सिस्टम इज़, और ये हमारे लिए याद दहानी है कि कितना ज़्यादा वीक, इनफर्म
फीबल नाजुक है हमारा एजुकेशन सिस्टम, एंड हाउ एथिक्स आर लॉस्ट एट वेरी अर्ली एज, और किस तरह से मोरालिटी को खो दिया जाता है बहुत ही अर्ली एज पे। अगर हम इस साल की बात करें, बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा सख्त हिदायत दी गई थी हुकाम की जानिब से, तकरीबन 200 स्टूडेंट्स को पकड़ा गया है चीटिंग करते हुए इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में, और ये सिंध में हुआ है। इनमें से 46 इम्पर्सोनेटर्स थे। इम्पर्सोनेटर्स ऐसे लोग होते हैं जो कि एग्ज़ाम में बैठते हैं किसी एक्चुअल कैंडिडेट की जगह। अर्लियर दिस ईयर, अगर इस साल के अवैल की हम बात करें, जो क्वेश्चन पेपर हैं मैथ और फिजिक्स के, उनको लीक कर दिया गया था ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी एजुकेशन की जानिब से कराची में मैट्रिक के एग्जामिनेशन से पहले जब वो स्टार्ट होने थे। द मैटर इज़ ऑफ कंसर्न, ये जो मामला है तशवीश की बात है, एंड नीड्स डीपर इंट्रोस्पेक्शन, और इसके लिए बहुत ज़्यादा गहरी सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत है। चीटिंग इन एग्ज़ाम इज़ रॉन्ग, एग्ज़ाम में चीटिंग करना बहुत गलत बात है, एंड शुड बी अनइक्विवोकली कंडेम्ड, और इसकी एक ऐसे वे में मजम्मत की जानी चाहिए जिससे कोई शक बाकी ना रहे, एज नॉट ओनली ए डिसऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वंस एकेडमिक एबिलिटीज़, बल्कि क्योंकि ये ना सिर्फ एक गैर ईमानदाराना नुमाइंदगी है किसी के एकेडमिक एबिलिटीज़ की, सलाहियतों की, बल्कि एक ऐसा एक्ट है जो कि डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को उनके रिवार्ड से भी महरूम कर देता है और उनके हार्ड वर्क से। परहैप्स ए कोविटेड स्पॉट एट ए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड स्कॉलरशिप, फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक करके बताया गया है कि ये ग्रेटली डिज़ायर्ड और इनवाइट स्पॉट है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और स्कॉलरशिप्स के लिए। इन ब्रॉडर टर्म्स अगर हम देखें, ये जो अनएथिकल, इमोरल, एमोरल, नॉट मॉरली करेक्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये कासी करती हैं कि जो हमारा पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है ये इनएडिक्वेट है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें, ये एक्सपोज करता है इनकम्पिटेंस को, इनेप्टनेस को, नाअहली को एग्जामिनेशन बोर्ड्स की, जो कि इस काबिल नहीं है कि वो रूटीन एकेडमिक एक्सरसाइज को फेयर मैनर में कंडक्ट कर सकें। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि वो किस तरह से उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है कि वो ज़िम्मेदाराना तरीके से इन्फॉर्म डिसीजन ले सकेंगे जो दूसरे एकेडमिक मैटर्स हैं उनके बारे में। ऑन दी अदर हैंड अगेन डिस्कोर्स मार्कर है। अच्छा, आप बेटर ये होता है कि आप यहाँ पे डिफरेंट किस्म के डिस्कोर्स मार्कर यूज़ करें। यहाँ भी ऑन दी अदर हैंड यूज़ किया गया है, अगेन ऑन दी अदर हैंड अच्छा नहीं लगता तो आप यहाँ पे ऑन कंट्रेरी यूज़ कर सकते हैं। चीटिंग इज़ इंडिकेटिव ऑफ द स्टूडेंट्स ओन सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। जो चीटिंग की जाती है ये निशानदेही करते हैं कि स्टूडेंट्स भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, इनसिक्योरिटी का शिकार हैं सिस्टम की, जो कि उनको इनकरेज नहीं करता क्रिटिसिज्म को और थिंकिंग माइंड्स को। यहाँ पे रॉड लर्निंग की जाती है और जो बच्चों की नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है, तजस्सुस होता है, उसको क्रश किया जाता है टीचर्स की जानिब से, जो कि ख़ुद एक प्रोडक्ट हैं रॉड लर्निंग की और अनइमेजिनेटिव टेक्स्ट बुक्स की। यानी कि आपने नंबर सिक्योर करने हैं हर हाल में एग्ज़ाम में, आपको क्रिटिकल मार्क्स के, क्रिटिकल थिंकिंग के, इमेजिनेटिव थिंकिंग के कोई मार्क्स नहीं दिए जाते और आपको फेल होने का खदशा होता है, तो इसलिए रॉड लर्निंग की तरफ जाते हैं, चीटिंग की तरफ बच्चे ज़्यादा जाते हैं। द अथॉरिटीज़ नीड टू थिंक बियॉन्ड रजिस्टरिंग केसेस अगेंस्ट स्टूडेंट्स। अथॉरिटीज़ को अब सोचना चाहिए इससे आगे बढ़ के कि वो सिर्फ स्टूडेंट्स के खिलाफ केस रजिस्टर करते रहें, एंड वर्क टू फिक्स द लार्जर स्ट्रक्चरल इशूज़ इन द एजुकेशन। और जो तालीम के मामले में बड़े इश्यूज़ हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, उनको हल करना चाहिए, उनको फिक्स करना चाहिए। ये जी ब्रीफ एनालिसिस था आज के एडिटोरियल्स का। आप तमाम लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक। जश्न आज़ादी मनाइएगा टॉलरेंस के साथ, अपने में भी बर्दाश्त पैदा कीजिएगा, लोगों को भी दर्द दीजिएगा बर्दाश्त पैदा करने का। जब हम सब लोगों में बर्दाश्त पैदा हो जाएगी तो जो मामलात हैं वो ज़्यादा बेहतर से बेहतर तर होते चले जाएंगे। आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, पौधे लगाइएगा, बजाय इसके कि आप बाजे बजाएं, मार्केटों में जाएं, लोगों के कानों में शोर करें, नॉइज़ पॉल्यूशन फैलाएं। इससे बेहतर है पौधे लगाएं और सदका जारिया भी कमाएं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई सजेशन हो तो ज़रूर दिया करें, कोई गलतियां हो तो वो भी ज़रूर इंडिकेट किया करें ताकि मैं भी इम्प्रूव कर सकूं और आपके साथ साथ लर्न कर सकूं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।